तो मुश्किल है सर, हमारे यहाँ लाइट चली गई है। जनरेटर चालू होने तक थोड़ा सा यहाँ पर। मैडम दिखाई दे रहा है। ओके सर। मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आज हम लोगों के जो हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, लगातार 14 तारीख से कोई ना कोई गतिविधि जारी है हमारे यहाँ, कई सारी। सर, नमस्कार सर। आज हम लोग हिंदी कार्यशाला जो है अपनी शुरू करने जा रहे हैं। आप सबको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हिंदी पखवाड़ा जो कि हम लोगों ने शुरू किया हुआ है 14 से 29 के बीच में, तो इस बीच में हमारी कई सारी गतिविधियां, कई सारी प्रतियोगिताएं हम लोग आयोजित करवा चुके हैं। और उसी श्रृंखला में आज हमारी ये हिंदी कार्यशाला रखी जा रही है। और इसका उद्घाटन आदरणीय पीजीएम श्री महेंद्र सिंह ढाका सर के कर कमलों के द्वारा दीप प्रज्वलन करके कराया जा रहा है। और मुझे ये भी बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज की कार्यशाला हमारी एएलटीटीसी के सौजन्य से, या कहें कि वहीं के रिसोर्स पर्सन के माध्यम से हो पा रही है, जिनका नाम है श्री नीरज गुप्ता सर। जेटीओ आईटी है वहां पर, कहने को भले जेटीओ है वो, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में वो कई सारी आईटी की कार्यशालाएं आयोजित कर एएलटीटीसी का नाम बहुत रोशन कर चुके हैं। कई जगहों पर स्वयं भी उपस्थित होकर कार्यशालाएं लेते हैं। उनका परिचय इतना लंबा है, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, इसलिए परिचय मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रही हूँ। लेकिन आज ये हम मान सकते हैं कि जो भी आज सोशल मीडिया और बीएसएनएल तथा सोशल मीडिया एवं राजभाषा, जिस विषय पर आज की हमारी ये कार्यशाला होने वाली है, हम सभी के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। और श्री नीरज गुप्ता सर के अनुभव का लाभ हम सभी को मिलेगा। इसी भावना के साथ आइए आज की कार्यशाला शुरू करते हैं। और उसके पहले कि हम कार्यशाला शुरू करें, आदरणीय पीजीएम साहब के मुखाग्र से हम लोग दो शब्द सुनेंगे, केवल 2 मिनट के लिए। सर प्लीज, आपको सभी लोग हमारे आदरणीय पीजीएम साहब जो हैं अभी मुखातिब हैं, मेरे हिसाब से हमारे साथ 5 से 6 राज्य जुड़ चुके हैं, तो उनसे मुखातिब होते हुए आदरणीय पीजीएम साहब। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो आप लोगों के द्वारा लिया गया है, और जिसमें सभी हमारे देशवासी हमारी भाषा के प्रोत्साहन के लिए, प्रमोशन के लिए जुड़े हैं। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग तन्मयता के साथ में और इस कार्यशाला का अधिक से अधिक लाभ लें, और अपनी भाषा की समृद्धि के लिए। मैडम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। थैंक यू सर, मैं अपना ऑडियो बंद करूँ। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि सभी उपस्थित जनों को अपने ऑनलाइन मोबाइल पर या डेस्कटॉप पर एक स्लाइड दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ है सोशल मीडिया एवं बीएसएनएल तथा सोशल मीडिया एवं राजभाषा हिंदी। जी सर, ये स्लाइड हम लोगों को दिखाई दे रही है सर। ठीक है मैम, मैं अब शुरू करता हूँ। सर सोनू सर, सोनू सर एक मिनट। तो आदरणीय अतिथिगण, पीजीएम सर आवाज नहीं एवं अन्य आ शीर्ष पद पर आसीन अधिकारी और सभी उपस्थित जन को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीरज गुप्ता एलडीडीसी सेंटर में आईटी संकाय में इस समय जॉब कर रहा हूं। आज हमारे बीच दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए इस सत्र में मुझे बुलाया गया है। चर्चा का दो विषय हैं, सोशल मीडिया और बीएसएनएल तथा सोशल मीडिया और राजभाषा हिंदी। इन दोनों विषयों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, और यह हमें जानकारी प्राप्त करने, संवाद करने और विचारों को साझा करने का एक शक्तिशाली माध्यम प्रदान करता है।
लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खतरे भी हैं। बीएसएनएल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण टूल हो सकता है, जिससे वे अपनी सेवाओं को बेहतर बना सकते हैं और अपने ग्राहकों से जुड़ सकते हैं। दूसरी ओर, राजभाषा हिंदी का महत्व हमारे देश की एकता और सामाजिक समरसता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई राज्यों में हिंदी एक मातृभाषा भी है और उसका उपयोग सोशल मीडिया पर बढ़ावा देने से हमारी संस्कृति और भाषा को मजबूती मिल सकती है। आज के इस सत्र में मैं इन दोनों विषयों पर विस्तार से आपके समक्ष चर्चा करूंगा। मैं अपने अनुभव और ज्ञान को इस सत्र में आपके साथ साझा करूंगा और मैं यह आशा भी करूंगा कि आप भी अपने अनुभवों और ज्ञान को इस सत्र में साझा करें, ताकि अन्य लोग आपके ज्ञान और अनुभव से अनुग्रहित हों। मैं पुनः इस सत्र के लिए सभी उपस्थित जनों का स्वागत करता हूं और इस चर्चा में भाग लेकर इस महत्वपूर्ण विषयों पर मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे बीच बीच में रोककर अपने विचारों को और जानकारियों को अन्य लोगों के साथ जो इस सत्र में जुड़े हैं उनके साथ साझा करने की कृपा करें। प्रांतीय ईर्ष्या और द्वेष को दूर करने में हिंदी प्रचार बोस ने कहा है, यह विचार हिंदी के प्रचार प्रसार के महत्व को उजागर करता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच एकता और समझ बढ़ सकती है। हिंदी प्रचार से लोगों को एक साझा भाषा मिलती है, जिससे वे अपने विचारों को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों से बात समझ सकते हैं। इससे मुख्यतः मतभेदों को दूर करने में मदद मिलती है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। इस विचार को बढ़ाने के लिए हमें हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करना चाहिए, ताकि यह भाषा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिले। राजभाषा का हिंदी के रूप में इस देश ने अपनाया। यह एक भाषा नहीं, बल्कि देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, जो हमारे विविध समाज को एक साझा भाषा के माध्यम से जोड़ने का काम करती है। हिंदी केवल एक संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिंदी के माध्यम से ही हम अपने सांस्कृतिक धरोहर, साहित्य, संगीत और कला के अनमोल खजाने को समझ सकते हैं और संजो सकते हैं। देश की अखंडता और एकता में हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह भाषा देश के विभिन्न हिस्सों को लोगों को जोड़ती है और एक साझा पहचान प्रदान करती है। जब हम हिंदी का उपयोग करते हैं तो हम न केवल संवाद बल्कि विविधता में भी एकता का परिचय देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने कुछ राजभाषा हिंदी के इतिहास के बारे में। तो ये तो एक तरह से सिम वाला ही कॉन्सेप्ट हो गया ना, दोनों टाइप ही हो गया। राजभाषा हिंदी का इतिहास तीन कालों में हाँ, बंद नहीं होता विभाजित होगा। है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक हम्म। काल। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से विकसित हुई है और संस्कृत के व्याकरण और शब्दावली का हिंदी पर गहरा प्रभाव है। हिंदी विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों का संगम है। यह हीरापुर तक क्षेत्रीय साइड हो नहीं है। जाएगा, फिर नाचनपुर नहीं होगा।
श्रोतागणों से अनुरोध है, कृपया माइक को म्यूट कर दें, क्योंकि बीच बीच में कई आवाजें आ रही हैं जिससे ध्यान एकत्रित करने में दिक्कत हो रही है। मैं पुनः प्राचीन काल से संबंधित बातें आपसे बता रहा था। हिंदी विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों का संगम है। इसमें अवधी, ब्रिजभाषा, खड़ी बोली आदि प्रमुख बोलियां हैं। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान हिंदी भाषा पर फारसी और अरबी भाषाओं का प्रभाव भी पड़ा और कई फारसी और अरबी शब्द आज हिंदी भाषा में ऐसे समाहित हो गए हैं जैसे आलू में, सब्जी में आलू। अगर मैं बात करूं मध्यकाल, तो भक्ति आंदोलन के दौरान हिंदी साहित्य का विकास हुआ और विंदी भाषा का प्रचार प्रसार भी हुआ। सूरदास, तुलसीदास जैसे कवियों का योगदान ने हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। अगर मैं आधुनिक काल की बात करूं, तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी भाषा का प्रयोग राष्ट्रीय एकता के प्रतीक रूप में किया गया और उसकी इस खूबी की वजह से 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में भारत को राजभाषा का दर्जा दिया गया। भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए कई प्रयास किए गए और आज भी कई प्रचार प्रसार के रूप में करीब एक महीने का राज्य स्तर पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। किसी भी भाषा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसी कड़ी में राजभाषा हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा इसलिए दिया गया था ताकि देश में एकता और अखंडता कायम रहे और सभी नागरिकों के बीच संवाद को बढ़ावा मिले। हिंदी को राजभाषा बनाने के पीछे कई प्रमुख उद्देश्य हैं, जिनमें से सर्वथा राष्ट्रीय एकता। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदी को राजभाषा बनाकर देश के विभिन्न भागों को, लोगों को एक सूत्र में बांधने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बात करूं, तो हिंदी भाषा भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है। इसे राजभाषा बनाकर भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। जनता के साथ सीधा संपर्क बनाने हेतु और जनता की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारत सरकार ने इसको राजभाषा का खिताब से नवाजा। अगर मैं शिक्षा की बात करूं, तो शिक्षा में भी हिंदी ने बहुत ही अहम रोल निभाया है, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को मन से दूसरे के सामने प्रस्तुत कर पाता है। अतः राजभाषा हिंदी की एकता और अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी संस्कृति और सभ्यता को संरक्षित करने में भी एक अहम योगदान देता है। अगर हम बात करें हिंदी के महत्व की, तो किसी भी भाषा का महत्व उसकी सरलता, उसके योगदान जो देश हित में हो, उस पर निर्भर करता है। तो राष्ट्रीय एकता और समन्वय की मैं अगर बात करूं, तो हिंदी एक साझा भाषा के रूप में काम करती है जो देश के विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समूहों को जोड़ने में सहायक है। यह एक राष्ट्रीय पहचान और एकता को प्रोत्साहित करती है। उदाहरण के रूप में हिंदी का प्रयोग भारतवर्ष में सरकारी दस्तावेजों
अधिसूचना और संचार संसार में देश भर में एक सामान्य भाषा के रूप में किया जाता है। आप में से कई लोग जानते भी होंगे कि पूरे विश्व में हिंदी भाषी बोलने वाले लोगों की संख्या तीसरे स्थान पर आती है। अगर मैं सांस्कृतिक धरोहर और पहचान की बात करूं तो हिंदी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भाषा भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को संरक्षित और प्रचारित करती है। शिक्षा और ज्ञान के प्रचार में बात करूं तो हिंदी को माध्यम बनाकर शिक्षा और ज्ञान का प्रसार सरलता से किया जा सकता है। यह भाषा विद्यार्थियों को शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर एक सुलभ माध्यम प्रदान करती है। सरकारी और प्रशासनिक कार्यों में अगर मैं बात करूं तो यह एक बहुत ही सरल भाषा है जिससे सरकारी सेवाओं और संचार को आम जनता के लिए सुलभ बनाती है। वाणिज्य और व्यापार में उपयोगिता की बात करूं तो ग्राहकों के साथ संवाद और विपणन को सरल बनाने में हिंदी एक अहम भूमिका निभा रही है। इसमें ग्राहक बहुत ही अपने आप को सहज महसूस करता है और उसकी व्यापारिक गतिविधियां जो कि हिंदी में हो रही होती हैं तो ग्राहक को संतोषजनक का अनुभव बढ़ता है। मीडिया और मनोरंजन के प्रभाव की बात करूं तो हिंदी मीडिया और मनोरंजन उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह क्षेत्र हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार में योगदान करता है। आज केवल भारतवर्ष में ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी हिंदी धारावाहिक बहुत ही अच्छी तरीके से लोग देखते हैं और पसंद करते हैं। सामाजिक समावेशन और एकजुटता की बात करूं तो हिंदी में आयोजित सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों के बीच सहयोग और एकता को बढ़ावा देते हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और संवाद की बात करूं तो आज पूरे विश्व भर में हिंदी भाषी बोलने वाले की संख्या तीसरे नंबर पर है। अतः हिंदी का महत्व अनेक दृष्टिकोण से व्यापक है। यह राष्ट्रिक एकता, सांस्कृतिक धरोहर, शिक्षा, सरकारी कार्यों, व्यापार, मीडिया, सामाजिक समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय संवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज की अगर मैं बात करूं राजभाषा की वर्तमान स्थिति तो हिंदी भारत की राजभाषा पहले ही घोषित हो चुकी है और सरकारी दस्तावेज, अधिसूचनाएं, अधिवेशन में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। उसी तरीके से शिक्षा में मुख्यतः उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम की किताबें भी आज बहुतायत में अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। मीडियम और मनोरंजन की बात करूं तो आज पूरे विश्व में सबसे अधिक समाचार चैनल, टेलीविजन धारावाहिक चैनल और रेडियो कार्यक्रमों की बात की जाए तो अव्वल स्थान पर है। तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में बात की जाए तो आज इंग्लिश भाषा के बाद दूसरे स्थान पर हिंदी है, जिसके बहुत सारी एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स आज हिंदी यूजर इंटरफेस के साथ अवेलेबल हैं। सामाजिक और प्रभाव और उपयोग की बात करूं तो हिंदी का प्रयोग सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों में बढ़ रहा है और यह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में नई नई कृतियां और लेखन शैलियां सामने आई हैं और हिंदी साहित्यिक पुरस्कार और साहित्यिक समारोह भी नियमित रूप से
आयोजित किए जा रहे हैं। मानकीकरण और विकास के लिए विभिन्न समितियां और संस्थाएं काम कर रही हैं और नई शब्दावली और आधुनिक उपयोगों के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं। आधुनिक उपयोग के लिए कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन स्लाइड के बाद अब बात आती है कि हिंदी के प्रयोग के समाधान। तो सबसे पहले हिंदी को प्राथमिक और उच्च शिक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करना आवश्यक है, जिससे सभी छात्रों को हिंदी भाषा का ज्ञान हो और इसका व्यापक प्रयोग हो सके। उदाहरण के तौर पर एक शब्द है विमान। आप सभी लोग परिचित हैं विमान शब्द से। यह विमान शब्द अगर आप देखेंगे तो अन्य भाषाओं में भी विमान या विमानू ही बोला जाता है। इस एक रूपता से अगर हम हिंदी को अन्य राज्यों में भी, जहां पर हिंदी अधिक बोली नहीं जाती है, वहां पर अगर हम और प्रचार प्रसार करें तो लिपियां तो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन समान हो तो एक दूसरे को समझाने में और समझने में समय नहीं लगेगा। वहीं मैं बात करूं प्रेरणादायक और आधुनिक सामग्री का निर्माण। इसमें आप देखते हैं कि हिंदी में नवीनतम तकनीक, वैज्ञानिक और शैक्षिक सामग्री का निर्माण और प्रचार हो रहा है। इसके लिए हिंदी में वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का आयोजन समय समय पर होना चाहिए। अगर आप में से कई लोग जानते होंगे मंगल कीपैड या मंगल फॉन्ट के बारे में, जो एक यूनिक टाइप ट्रू टाइप फॉन्ट है, और इसका यह मेन जो लाभ है वो ये है कि आपको किसी भी डिवाइस पर फॉन्ट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकारी और निजी क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कई नीतियां लागू की गई हैं, जैसे कि हमारे बीएसएनएल में भी हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कॉर्पोरेट ऑफिस से समय समय पर किया जाता है। संस्कृति और मीडिया में हिंदी का अहम रोल है। इससे हिंदी का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ेगा और भाषा के प्रति लोगों में सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा। हिंदी और अन्य भाषाओं के बीच अनुवाद सेवाओं को बढ़ावा देना भी हिंदी दिवस में होना चाहिए और कई जगह पर हो भी रहा है। कई सरकारी और निजी वेबसाइट्स पर आपने देखा होगा कि वहां पर मल्टीलिंगुअल का सपोर्ट मौजूद होता है। ट्रेनर और प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात करूं उपस्थित सभी लोगों से मेरा आग्रह है, कृपया माइक को बंद रखें। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तभी आप माइक को ऑन करें, क्योंकि इको जनरेट हो जाती है। आपने देखा होगा हिंदी के लिए कई विशेष सॉफ्टवेयर
और एप्लीकेशन विकसित हो चुकी हैं। कई स्पेलिंग चेकर्स, भाषा प्रोसेसिंग टूल्स आज की डेट में मौजूद हैं, लेकिन जानकारी का अभाव ना होने के कारण हम लोग उसका पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें हिंदी के महत्व और उपयोगिता पर जागरूकता अभियानों और संगोष्ठियों का आयोजन करना पड़ेगा। जैसे कि आज इस सत्र का आयोजन आपके बीए के द्वारा किया गया, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूं आपको। अब बात आती है कि हिंदी के प्रयोग से क्या लाभ होगा। हिंदी के प्रयोग से सबसे पहले तो राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समन्वय का गठन होगा। सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए एक समान भाषा का उपयोग करने से विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लोगों के बीच संचार और सहयोग में आसानी होगी। शिक्षा और साक्षरता में सुधार के लिए पाठन सामग्री और शैक्षिक संस्थानों को हिंदी भाषा में सरल रूप में तैयार करना पड़ेगा। सरकारी सेवाओं की सुलभता के लिए सभी सरकारी दस्तावेज, फॉर्म्स और सूचनाएं हिंदी में उपलब्ध रहनी चाहिए। सांस्कृतिक और साहित्यिक संवर्धन की बात करूं तो हमें जितने हमारे साहित्य हैं उनको हिंदी भाषा में रूपांतरण करने हेतु, जैसे कि नाटक हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं, उनको हम हिंदी में डिजिटल फॉर्म में प्रस्तुत करें। और डिजिटल और तकनीकी जो आज के समय में उपलब्ध है, एप्स और वेबसाइट को बनाना सीखें और उनके मीनूस और जो उनमें कंटेंट्स हैं उनको हिंदी भाषा में हम दूसरों के लिए तैयार करें। हिंदी दिवस जैसे आयोजनों के माध्यम से हिंदी की महत्ता और उपयोगिता के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है, जिससे भाषा के प्रति सम्मान और गर्व बढ़ता है। हिंदी में आयोजित सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी से समाज में सहयोग और एकता बढ़ती है। आज आप देखें, इस ऑनलाइन मोड जूम के द्वारा हम 16 लोग आपस में एक दूसरे से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और ज्ञान को बांट भी रहे हैं। अब अगर कोई चीज हम जब करना चाहते हैं तो उस कार्य को करने में चुनौतियां भी होती हैं। तो राष्ट्रभाषा हिंदी का व्यापक प्रयोग और प्रचार महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके प्रयोग और प्रचार में कई चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चुनौती है भाषाई विविधता और बहुलता। हिंदी की भाषाई विविधता, सॉरी, भारत की भाषाई विविधता के कारण हिंदी का प्रयोग सभी क्षेत्रों में समान रूप से नहीं होता।
विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में स्थानीय भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं। क्या आप में से इस चुनौती का कोई समाधान है? अगर है तो कृपया माइक को अनम्यूट करें और बोलें। कोई भी पार्टिसिपेंट जिसके पास चुनौती भाषाई विविधता और बहुलता, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसका किसी के पास कोई समाधान अगर है तो कृपया सभी के साथ शेयर करें। हमने तो कर दिया उधर से तो हो। चलिए मैं आपके सामने इस चुनौती का समाधान हम कैसे करें, इसके लिए हमें कोई भी कविता, कहानी या लेख, उसको हम कभी भी जब प्रचारित करें वह द्विभाषीय या त्रिभाषीय हो। अगर हम इस नीति को अपनाएंगे तो लोग आपकी लेख, कविता को समझ पाएंगे और उन्हें मालूम पड़ेगा कि हमारे साहित्य में कितना ज्ञान मौजूद है। सरकारी और औपचारिक स्तर पर असमानता ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर मैं दक्षिण भारत के राज्यों की बात करूं तो वहां के लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं और नॉर्थ यानी उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की भाषा नहीं समझ पाते हैं। तो अगर यह द्विभाषीय या त्रिभाषीय रूप में अगर हमें लेख दस्तावेज प्राप्त हो तो हम बातों को समझ सकें। शिक्षा प्रणाली में या तो पूर्ण रूप से इंग्लिश या पूर्ण रूप से हिंदी में ही सामग्री अवेलेबल है, जो कि इसकी विचार, विकास और विस्तार में बाधक है। डिजिटल फॉर्म में भी बहुत ही कम कंटेंट्स अवेलेबल हैं। साहित्य और सांस्कृतिक सामग्री भी हिंदी में डिजिटल फॉर्म में बहुत कम अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं शहरी ग्रामीण विभाजन की, तो शहरी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग अधिक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय भाषाओं और बोलियों का प्रभाव अधिक है। तो इसके लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना होगा और वहां पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे जो हिंदी के विकास और विस्तार से संबंधित हो। भाषा का विकास और मानकीकरण की मैं बात करूं तो कई शब्द ऐसे हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। उदाहरण के रूप में द्वारा, आधा दा व आ की मात्रा र, आ की मात्रा, लेकिन यह कई अन्य क्षेत्रों में दा के नीचे वा लगाया जाता है और कई क्षेत्रों में दा के नीचे हलंत और वा पूरा लिख के आ की मात्रा लगाया जाता है। तो अगर मानकीकरण एक बार हो जाएगा तो इस तरह की भ्रांतियां नहीं पैदा होंगी। चूंकि हमारा देश एक बहुत ही बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पर संसाधनों की कमी भी है। तो यह एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और एक बहुत बड़ी चुनौती है राजभाषा हिंदी के विस्तार और प्रचार में। अगर मैं बात करूं राजभाषा हिंदी का भविष्य, राजभाषा हिंदी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है।
जिसका कारण है सबसे पहले डिजिटल क्रांति। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ हिंदी भाषा भी डिजिटल दुनिया में तेजी से अपना स्थान बना रही है। कई वेबसाइटें, एप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब हिंदी भाषा में भी उपलब्ध हैं। शिक्षा का माध्यम में भी हिंदी को देश के कई हिस्सों में शिक्षा का माध्यम बनाया जा रहा है। और अगर मैं 10 वर्ष पहले की बात करूं तो हिंदी भाषा का दायरा पहले के मुकाबले बड़ा है। सरकारी नीतियों की बात करूं तो इसमें भी सरकारी कार्यक्रमों में और सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सर आपकी कई आवाज नहीं आ रही है। हिंदी को। मेरी आवाज नहीं आ रही है? प्लीज दोबारा से कंफर्म करें। हाँ आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, तो सरकारी नीतियों में भी आप देख रहे हैं कि कई सारे कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। आप india.gov.in पर जाएंगे तो कई सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है और सफल होने वाले लोगों को पुरस्कार से भी दिए गए हैं। अगर मैं वैश्वीकरण की बात करूं तो हिंदी भाषा विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुकी है। आज सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा के रूप में अगर बात की जाए तो मंडारिन है, और अगर बात की जाए सर्वाधिक रूप से सबसे अधिक देशों में बोले जाने वाली भाषा इंग्लिश है, तो हिंदी भी कहीं पीछे नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से हिंदी का चौथा स्थान है, और सर्वाधिक देशों में अगर बात की जाए तो हिंदी का तीसरा स्थान है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हिंदी एक नवीनतम भाषा होने के बाद भी विश्व पटल पर एक आयाम अपना खुद का स्थापित कर चुकी है। आज हिंदी की वजह से ही भारत की आर्थिक व्यवस्था भी सुधरी है। इसका कारण कि जब हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ तो अन्य देश के लोगों को हिंदी सीखने में आसान लगी, और वह अपने विचार, अपनी बातें, अपनी संस्कृति को हिंदी में हमारे साथ साझा करने में सुगम हो पाया। और इस वजह से भारत का व्यापार अन्य देशों के साथ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग की। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम समाज में बदलाव लाने के लिए लोगों के व्यवहार और सोच को प्रभावित करते हैं। यह एक ऐसा उपकरण भी माना जाता है जिसका उपयोग सामाजिक मुद्दों को हल करने, नई तकनीकों को अपनाने या लोगों की राय को बदलने के लिए किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं विज्ञापन की, तो उत्पादों को बेचने के लिए लोगों की भावनाओं और जरूरतों को प्रभावित किया जा सकता है। लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करने के लिए भावनात्मक मुद्दों का उपयोग किया जा सकता है। स्वास्थ्य अभियानों को सकुशल सफल बनाने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए सूचना और प्रेरणा का उपयोग सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे सोशल इंजीनियरिंग के उद्देश्य। सोशल इंजीनियरिंग का उद्देश्य समाज के विभिन्न पहलुओं में बदलाव और सुधार लाना होता है, लेकिन यही इसका एक दूसरा पहलू भी है जो समाज में गंदगी फैलाने का भी कार्य करता है।
यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसमें मानवीय व्यवहार, सामाजिक संरचनाएं और संगठनात्मक प्रणालियां शामिल होती हैं। सबसे प्रमुख उद्देश्य सोशल इंजीनियरिंग का है सामाजिक परिवर्तन और सुधार। उदाहरण के रूप में शिक्षा में सुधार लाना हो, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना हो और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन हम सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से कर सकते हैं। सामुदायिक विकास की बात करूं तो ग्रामीण विकास परियोजनाएं, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और कौशल प्रशिक्षण योजनाएं हम सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से कर सकते हैं। जनता में जागरूकता और शिक्षा के लिए समाज के विभिन्न वर्गों में महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और उन्हें आवश्यक ज्ञान और संसाधन प्रदान करना, यह सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से हो सकता है। नीति और कानून में सुधार हेतु इसके लिए मानवाधिकार संरक्षण, न्यायिक सुधार और भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा उपकरण के रूप में कार्य करता है। सामाजिक के सभी वर्गों और समूहों को समान अवसर प्रदान करना है और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है, तो सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। सुरक्षित और स्थिर समाज के निर्माण में भी सोशल इंजीनियरिंग एक मुख्य भूमिका के रूप में है। इसमें अपराध पर नियंत्रण तभी हो सकता है जब अपराधी को पता हो कि इस गलत कृत्य के लिए उसको क्या सजा दी जा सकती है। सार्वजनिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में, आपदा प्रबंधन के बारे में अगर आपको दूसरों को शिक्षित करना है, तो यह सोशल इंजीनियरिंग मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेतृत्व और संगठनात्मक सुधार लाना है तो अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनना है, और हमें यह पहचान करनी है कि कौशल, प्रबंधन प्रक्रिया और संगठनात्मक संस्कृति में कौन हमें आगे बढ़ा सकता है, उसमें भी सोशल इंजीनियरिंग का एक अहम भूमिका है। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने में भी सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत ही बढ़िया तरीके से कार्य करता है। सूचना और संचार माध्यमों को बेहतर बनाना है ताकि समाज में ज्ञान का प्रभावी ढंग से प्रसार हो सके। इसके लिए मीडिया और सूचना चैनलों में सुधार और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, जैसा कि अभी हम इसी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के तहत हम लोग अभी आपस में जुड़े हैं। और अंतिम, स्वास्थ्य और जीवन शैली में सुधार, जैसे कि टीकाकरण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जांच शिविर और स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों की सूचना अन्य लोगों तक पहुंचाने में सोशल इंजीनियरिंग का एक विशेष योगदान है। अगर हम कुल मिला के निचोड़ पर पहुंचे तो सोशल इंजीनियरिंग के उद्देश्य समाज के विभिन्न पहलुओं में सुधार और परिवर्तन लाने के लिए होते हैं। अब हम बात करेंगे सोशल इंजीनियरिंग के प्रकार। सबसे पहला सोशल इंजीनियरिंग का प्रकार है शैक्षिक सोशल इंजीनियरिंग। इसमें शिक्षा के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को आरंभ किया जाता है। इसमें शिक्षा पद्धतियों में भी बदलाव लिया जा सकता है। जैसे कि आपने कोरोना पीरियड में देखा था कि सोशल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों की पढ़ाई
चलती रही। शिक्षकों का प्रशिक्षण भी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से किया जा सकता है। इस शैक्षिक सोशल इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है, समाज में सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा देना है और देश के विकास में योगदान देने वाले व्यक्तियों का निर्माण करना है। दूसरा प्रकार है सांस्कृतिक सोशल इंजीनियरिंग। किसी समाज की संस्कृति को बदलने या आकार देने की प्रक्रिया इस सांस्कृतिक सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से की जाती है। आर्थिक नीतियों और प्रोत्साहनों के माध्यम से लोगों के आर्थिक व्यवहार को बदलने की प्रक्रिया के लिए आर्थिक सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है, जिसमें कर नीतियां, सब्सिडी, बाजार नियमन की जानकारी का विकास और विस्तार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, असमानता को कम करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। राजनीतिक सोशल इंजीनियरिंग यह मुख्यतः देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। राजनीतिक विचारधाराओं और व्यवहार को बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मुख्यतः चुनाव अभियान, नीति निर्माण, राजनीतिक दलों का गठन में इस राजनीतिक सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग के कई तरीके हैं, जैसे कि पहला शिक्षा और प्रशिक्षण। इसका मुख्य उद्देश्य है जागरूकता बढ़ाना, स्कूलों में शिक्षा, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, सामान्य जनता को शिक्षित करना। दूसरा है संचार और मीडिया। इसके तहत सकारात्मक संदेशों को फैलाना, मिथ्या सूचनाओं का खंडन करना, सुरक्षित ब्राउजिंग के बारे में शिक्षित करना, साइबर सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता फैलाना। सामुदायिक भागीदारी, इसमें सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन करना, सामुदाय पुलिसिंग और साइबर सुरक्षा समूह का गठन करना है। इसके पश्चात नीति और कानून, जिसमें सख्त कानून बनाना में मदद मिलना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग में मदद मिलना और साइबर सुरक्षा एजेंसियों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। सोशल इंजीनियरिंग में उपयोग की जाने वाले तकनीक, इसमें सबसे पहले आती है, पहली तकनीक है साजिश। 10-15 हजार सिंगल उस पे कर दे सर। हमलावर किसी विश्वसनीय व्यक्ति का रूप धारण करते हैं। पेमेंट कैसे करनी वे बिना पीड़ित को बिना पीओ तो सर। हाँ, वे पीड़ित को ईमेल करते हैं, फोन कॉल करते हैं और उनसे संवेदनशील जानकारी मांग सकते हैं। दूसरा है भावनात्मक हेरफेर। इसमें हमलावर पीड़ितों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं, जिसमें मुख्यतः भय, लालच या सहानुभूति होती है। तीसरा है तात्कालिकता यानी कि अर्जेंसी। इसमें हमलावर पीड़ित को जल्दी से निर्णय लेने के लिए दबाव डालते हैं। वे कहते हैं
कि अगर पीड़ित तुरंत कार्रवाई नहीं करता तो कुछ बुरा हो जाएगा। चौथा है अधिकार। हमलावर खुद को किसी विशेषज्ञ या अधिकारी के रूप में पेश करते हैं। वह पीड़ित को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वह जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। आखिरी है दुर्लभता। हमलावर पीड़ितों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके पास एक सीमित समय या अवसर है। वे कह सकते हैं कि पीड़ित अब आप कार्रवाई नहीं करता है तो वह एक विशेष ऑफर या अवसर खो देगा। सोशल इंजीनियरिंग के लाभ। सोशल इंजीनियरिंग जो कि समाज के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं में सुधार और परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, वे कई महत्वपूर्ण लाभ भी होते हैं। ये लाभ समाज के विभिन्न स्तरों पर सुधार और विकास को। सबसे पहले है सामाजिक समावेशन और समानता। जैसे कि जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव कम करना और समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना। दूसरा है सामाजिक संरचनाओं में सुधार करके समाज में स्थिरता और शांति को बढ़ावा देना। यह समाज में अराजकता और संघर्ष को कम करता है। लोगों को महत्वपूर्ण सामाजिक और स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूक करता है और शिक्षा के माध्यम से उन्हें सक्षम बनाता है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है और समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। जीवन शैली और स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार लाने में यह बहुत सहायक होता है। यह बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और जीवन शैली सुधार की दिशा में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। सार्वजनिक सेवाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाता है। यह नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में भी सहायक होता है। संगठनों और नेतृत्व में सुधार लाकर उनकी क्षमता और प्रभावशीलता को भी बढ़ाता है। सामाजिक की सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक संरचनाओं का संरक्षण और संवर्धन करने में भी यह बहुत सहायक है। यह सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा देता है। और अगर मैं बात करूं तो तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति को भी प्रोत्साहित करता है, जो सामाजिक समस्याओं के समाधान में मदद करती है। सामाजिक जिम्मेदारी और सहभागिता की बात करूं तो यह हमें एहसास कराता है कि हमारी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी भी है, और यह भी प्रोत्साहित करता है कि हमें सक्रिय रूप से समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। कुछ लाभ भी हैं तो कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चुनौती है कि समाज में हमेशा नई नीतियों और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध हो सकता है, विशेषकर जब वे पारंपरिक मान्यताओं और सांस्कृतिक प्रथा के खिलाफ। उदाहरण के रूप में महिला सशक्तिकरण और जातिगत भेदभाव के खिलाफ
सामाजिक प्रतिरोध और सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर विरोध बहुत अधिक हो रहा है आज के समय में। आवश्यक संसाधनों जैसे कि वित्तीय सहायता, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की कमी हो सकती है। राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों के कारण योजनाओं और नीतियों का लागू करना कठिन हो सकता है। लोगों को नई नीतियों और सुधारों के बारे में जागरूक करने में कठिनाइयां हो सकती हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां शिक्षा और जानकारी की कमी है। सामाजिक असमानताएं और भेदभाव जो आज के समय में बहुत ही उग्र रूप में है, वह इसको और जटिल बना देती है। व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक अवरोधों के कारण नए बदलावों को अपनाने में भी कठिनाई हो सकती है। योजनाओं और नीतियों के प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन की कमी के कारण उनकी सफलता और प्रभावशीलता को मापना कठिन हो सकता है। कानूनी और नीतिगत अड़चने भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वैश्विक और स्थानीय स्तर पर विभिन्न समस्याएं हो सकती हैं जो सोशल इंजीनियरिंग के प्रयासों को प्रभावित कर सकती हैं। तकनीकी बुनियादी ढांचे की कमी और डिजिटली साक्षरता की कमी जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। राजभाषा हिंदी और सोशल इंजीनियरिंग के बीच संबंध, यह एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह दोनों दुनियाओं को जोड़ता है, भाषा और सुरक्षा। राजभाषा हिंदी का उपयोग सोशल इंजीनियरिंग में विश्वास का फायदा उठाना हो सकता है। हिंदी भाषी लोगों की अपनी भाषा के प्रति गहरी भावना होती है। हमलावर इस भावना का फायदा उठाकर लोगों को धोखा दे सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग राजभाषा हिंदी के प्रसार में जागरूकता को बढ़ाना, हिंदी भाषा को आकर्षक बनाना, हिंदी भाषा में सामग्री का निर्माण, हिंदी भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना, यह मुख्य उद्देश्य है कि सोशल इंजीनियरिंग में राजभाषा हिंदी के प्रयोग से जो हो सकते हैं। अब हम एक तुलनात्मक दृष्टिकोण पे बात करेंगे। समाज में परिवर्तन लाने का उद्देश्य, तो राजभाषा हिंदी के विषय में अगर मैं बात करूं तो राजभाषा का हिंदी का उद्देश्य समाज में एकता और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहित करना है। वहीं सोशल इंजीनियरिंग का उद्देश्य अक्सर व्यक्तिगत या संगठनों को धोखा देना और संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना है। अगर शिक्षा और संचार में मैं बात करूं तो हिंदी शिक्षा के माध्यम से छात्रों को उनकी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय पहचान के बारे में जानकारी दी जा सकती है। वहीं सोशल इंजीनियरिंग की बात करूं तो सोशल इंजीनियरिंग का शिक्षा में उपयोग इसके नकारात्मक प्रभावों को समझाने और सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक धरोहर की बात की जाए तो राजभाषा हिंदी राष्ट्रीय एकता,
और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वहीं सोशल इंजीनियरिंग का राष्ट्रीय एकता पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं होता है, बल्कि यह समाज को धोखा देने और अस्थिरता पैदा करने का काम करती है। वहीं मैं सांस्कृतिक धरोहर की बात करूं तो यह बजाय रक्षा करने के, यह धरोहर के खिलाफ धोखाधड़ी और शोषण की रणनीतियों का उपयोग करती है। अगर मैं बात करूं हिंदी और सोशल इंजीनियरिंग के बीच संबंध के महत्व को, तो सबसे पहले समाज में व्यापक जागरूकता और शिक्षा। इस विषय में हिंदी का उपयोग सोशल इंजीनियरिंग अभियानों में समाज में जागरूकता और शिक्षा फैलाने के लिए किया जा सकता है। सरकारी योजनाओं और नीतियों को प्रभावी तरह से कार्यान्वयन हेतु यह एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। हिंदी का उपयोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और साहित्यिक अभियानों में सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रचारित किया जा सकता है। जैसे कि अभी यह सत्र जूम प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है, साथ ही साथ इसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर भी की जा रही है। तो यह एक लाइव एग्जांपल आप देख रहे हैं कि हिंदी दिवस पर आयोजित एक सत्र जिसमें हम हिंदी, सोशल इंजीनियरिंग और बीएसएनएल इन तीनों को लेके एक सत्र हमने आयोजित किया, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जूम के माध्यम से हम और आप जुड़े हैं, और साथ ही साथ इसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर भी हो रही है। इसके बाद हिंदी का प्रयोग सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों को जोड़ने का एक साधन भी बन सकता है। यह भाषा समाज में समरसता और एकता को बढ़ावा देती है, जिससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच समझ और सहयोग में सुधार हो सकता है। मीडिया और डिजिटल कंटेंट में प्रभावी संचार की बात की जाए तो यह एक बहुत ही अच्छा समायोजन है। स्थानीय प्रशासन और सेवाओं में हिंदी के समावेश से ग्राहक और लोगों का सरकार से जुड़ाव अधिक हो पाया है, क्योंकि सरकार के पास ग्राहक अपनी समस्या और अपने सुझाव सरल रूप से भेजने में सक्षम हो जाता है। हिंदी का उपयोग सामाजिक न्याय और अधिकारों के प्रचार में सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है। यह समाज के विभिन्न वर्गों को उनके अधिकारों में जागरूक करता है और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को सशक्त भी बनाता है। अगर मैं समुदाय आधारित परिवर्तन की बात करूं तो एक समुदाय दूसरे समुदाय की कई अच्छी बातों को अपनाने में कोताही नहीं बरतता, लेकिन यह तभी संभव है जब किसी एक समाज की सभी जानकारी लोगों को पता हो, और उसके लिए सोशल इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है। तकनीकी
और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी का समावेश सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से किया जा सकता है। भाषा की स्वीकार्यता और प्रचार दिलाने में सोशल इंजीनियरिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अतः राजभाषा हिंदी और सोशल इंजीनियरिंग के बीच संबंध समाज में सामाजिक सुधार और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हिंदी का प्रभावी उपयोग सोशल इंजीनियरिंग की योजनाओं में इसे अधिक व्यापक और प्रभावी बनाता है और समाज के विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक है। सोशल इंजीनियरिंग में लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करके उन्हें गोपनीय जानकारी देने या विशेष क्रियाएं करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बीएसएनएल सेवाओं के संदर्भ में अगर बात की जाए तो सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग ग्राहक सेवा को सुधारने, संचार को बेहतर बनाने और संचालन को अनुकूलित करने के लिए किया जा सकता है। यहां इस सत्र में बीएसएनएल सेवाओं में सोशल इंजीनियरिंग के उपयोग के कुछ प्रमुख तरीके और रणनीतियों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ग्राहक जागरूकता और शिक्षा। इसका उद्देश्य है ग्राहकों को नई सेवाओं, सुविधाओं और अपडेट्स के बारे में शिक्षित करना। विधि जो हम अपनाएंगे वो है सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके प्रभावी और आकर्षक अभियानों का निर्माण करना जो ग्राहकों को नई सेवाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। उदाहरण के रूप में स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा से संबंधित हिंदी में जागरूकता अभियान चलाना जिसमें ग्राहक अनुभव की कहानियां और इंटरैक्टिव सामग्री शामिल है। अब बात यहां आती है कि उदाहरण में हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, लेकिन बीएसएनएल तो टेलीफोन कनेक्शंस या कम्युनिकेशन चैनल बेचता है, लेकिन स्वास्थ्य की जानकारी जो हम देंगे वह हम इंटरनेट के द्वारा ही तो देंगे। दूसरा है ग्राहक जुड़ाव को सुधारना। उद्देश्य है बीएसएनएल सेवाओं के साथ ग्राहक संतोष और जुड़ाव बढ़ाना। इसके लिए सोशल इंजीनियरिंग रणनीतियों का उपयोग करके व्यक्तिगत संचार के माध्यम से ग्राहकों के साथ भरोसा और संबंध स्थापित करना। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत संचार जैसे एसएमएस, ईमेल या कॉल के माध्यम से ग्राहकों की जरूरतों को समझना और अनुकूलित समाधान प्रदान करना। नई पेशकशों और सेवाओं का प्रचार, यानी कि बीएसएनएल की नई उत्पादों और सेवाओं को अपनाने को बढ़ावा देना। इसके लिए सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके प्रेरक संदेश और प्रोत्साहन तैयार करना जो ग्राहकों को नई योजनाओं या सेवाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करे। उदाहरण के लिए सीमित समय के प्रस्ताव और प्रचार तैयार करना जो ग्राहकों की भावनाओं और आवश्यकताओं को संबोधित करे, जैसे नई ब्रॉडबैंड योजनाओं पर छूट। ग्राहक सहायता सेवाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को सुधारना। इसके लिए सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करके ग्राहक सहायता प्रतिनिधियों को विभिन्न ग्राहक परिदृश्यों को संभालने के लिए प्रशिक्षित करना। उदाहरण के रूप में प्रतिनिधियों को विभिन्न समस्याओं और ग्राहकों के व्यवहार को समझने के लिए रोल प्ले और वास्तविक जीवन के परिदृश्यों का
उपयोग करना। ग्राहक फीडबैक प्राप्त करना यानी कि सेवा गुणवत्ता को सुधारने के लिए मूल्यवान फीडबैक एकत्र करना। इसके लिए सोशल इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करके सर्वेक्षण और फीडबैक तंत्र को डिजाइन करना जो ईमानदार और निर्माणात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करे। जैसे कि इस सत्र को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए एक गूगल फॉर्म आप लोगों के बीच में शेयर किया गया। साथ ही आप लोग इस सत्र में भाग ले सकें, चाहे आप कहीं पर भी हों, तो आपके समक्ष जूम प्लेटफॉर्म पर आधारित एक लिंक शेयर किया गया ताकि आप जुड़ सके और 100 से अधिक संख्या होने पर यूट्यूब के द्वारा भी आप जुड़ सके। इसके लिए ग्राहक फीडबैक प्राप्त करने के लिए हमें सर्वेक्षण तैयार करना, जिसमें पूरी करने पर पुरस्कार या छूट का प्रस्ताव हो, जैसे मुफ्त डेटा या छूट। ब्रांड वफादारी को बढ़ाना यानी कि बीएसएनएल सेवाओं के प्रति ग्राहक वफादारी बनाना और बनाए रखना। इसके लिए वफादारी कार्यक्रम और पुरस्कार प्रणालियों का निर्माण करना। उदाहरण के लिए वफादारी कार्यक्रम तैयार करना जो बार बार उपयोग या रेफरल के लिए अंक या छूट प्रदान करे। ग्राहक शिकायतों को प्रभावी और समय पर हल करना। इसके लिए शिकायतों की जड़ों को पहचानना और व्यक्तिगत समाधान प्रदान करना। उदाहरण के तौर पर शिकायतों के पैटर्न का विश्लेषण करके लक्षित समाधान तैयार करना और व्यक्तिगत संचार के माध्यम से समस्याओं को हल करना। बीएसएनएल ग्राहकों के बीच एक समुदाय की भावना को बढ़ावा देना, सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करके सामुदायिक कार्यक्रम, वेबिनार और फोरम का आयोजन करना जो ग्राहक इंटरेक्शन और जुड़ाव को बढ़ावा दे। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर वेबिनार और सामुदायिक आयोजन आयोजित करना जो ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर दे। ग्राहकों को साइबर सुरक्षा के सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना। इसके लिए सोशल इंजीनियरिंग में सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता अभियान चलाना और सुरक्षा टिप्स प्रदान करना। उदाहरण के तौर पर फिशिंग स्कैम को पहचानने, अपने खातों को सुरक्षित रखने और बीएसएनएल सेवाओं का सुरक्षित उपयोग करने पर सामग्री विकसित करना। अंतिम, सेवा वितरण की कुल दक्षता को सुधारना। सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करके ग्राहक की प्राथमिकताओं और समस्याओं को समझना और सेवा वितरण विधियों को अनुकूलित करना। उदाहरण के तौर पर ग्राहक फीडबैक तंत्र का उपयोग करके सेवा वितरण में सुधार करना और आवश्यक समायोजन करना। सोशल इंजीनियरिंग में हिंदी के प्रचार के लिए आईटी टूल्स। तो सबसे पहले टूल्स की कई श्रेणियां हैं, हम श्रेणीवार इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टूल है डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। डिजिटल मार्केटिंग टूल्स का उपयोग हिंदी में प्रचार अभियानों को चलाने और लक्षित दर्शकों तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि गूगल एड्स। इसमें हिंदी में विज्ञापन अभियान चलाना ताकि हिंदी बोलने वाले दर्शकों तक पहुंचा जा सके। फेसबुक एड्स, जिसमें हिंदी में विज्ञापन और प्रमोशन अभियान चलाना जिसमें विभिन्न लक्षित दर्शकों के लिए व्यक्तिगत विज्ञापन तैयार करना।
दूसरे तरह का आईटी टूल होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मुख्य उद्देश्य होता है हिंदी भाषा या किसी भी भाषा का प्रसार बढ़ाना। उदाहरण के तौर पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां पर हिंदी में पोस्ट, स्टोरीज और ट्वीट्स साझा करना, यूट्यूब में वीडियो कंटेंट हिंदी में बनाना, ब्लॉग्स, वेबिनार्स का निर्माण और प्रसारण। तीसरा है ब्लॉग और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें वर्डप्रेस और ब्लॉगर की मदद से हिंदी में आर्टिकल तैयार करना और प्रकाशित करना, हिंदी में लेख और स्टोरीज साझा करना, जिससे व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचा जा सके। इसके बाद है ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग में हम मेलचिप, सैंडग्रिड, इसमें हम हिंदी में ईमेल कैंपेन तैयार करना और भेजना जिसमें नई योजनाओं और अपडेट्स की जानकारी हो। भाषा अनुवाद और पढ़ संस्करण टूल्स, जिसमें गूगल ट्रांसलेट और माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर का यूज करना। वेबिनार और ऑनलाइन मीटिंग टूल्स का यूज करना जैसे कि जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, जिसमें हम हिंदी में वेबिनार और वर्चुअल मीटिंग्स का आयोजन करें। मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करूं तो ड्यूलिंगो एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप हिंदी में समाचार एप्स और हिंदी सीख सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स और फीडबैक टूल्स, यानी कि ग्राहकों की पहचान और ग्राहकों की ग्राहकों के स्वाद और टेस्ट के बारे में जानने के लिए गूगल एनालिटिक्स, सर्वे मंकी और गूगल फॉर्म्स का प्रयोग किया जा सकता है। वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट टूल्स के लिए हम एडोब एक्सडी, स्केच, विक्स और स्क्वायर स्पेस का यूज किया कर सकते हैं। चैटबॉट्स और ग्राहक सेवा टूल्स, इसमें मुख्यतः इंटरकॉम और ड्रिफ्ट जैसे हिंदी में चैट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। ये कृतिदेव फॉन्ट है। यह हिंदी में एक लोकप्रिय हिंदी फॉन्ट है और यह विशेष रूप से कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में यूज किया जाता है। यह बहुत ही लोकप्रिय था, लेकिन इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बहुत कम हो गई है। कारण, इसका कारण यह है कि कृतिदेव 010 जो फॉन्ट या कीबोर्ड है, यह केवल उसी डिवाइस पर चलेगा जिस पर यह इंस्टॉल होगा। इसका इंस्टॉल होना जरूरी है और यह कुछ ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। वहीं मैं बात करूं मंगल यूनिकोड, जो आज के समय में सबसे अधिक लोकप्रिय फॉन्ट है, इस फॉन्ट को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यह इनबिल्ट है। यह सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और इसको किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी वेब पेज डिजाइनिंग में यूज किया जा सकता है। इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यह सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस मंगल कीपैड से आप किसी भी भाषा में, विश्व की किसी भी भाषा में आप टाइप कर सकते हैं। आप उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी, डोगरी, नेपाली, बांग्ला, स्पेनिश,
फ्रेंच, जर्मन, किसी भी भाषा में टाइप कर सकते हैं। और यह मंगल कीपैड इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आपने मंगल यूनिकोड सीख लिया, अगर आपने मंगल यूनिकोड हिंदी टाइपिंग सीख ली, तो आप विश्व की किसी भी भाषा में टाइप कर सकते हैं। आपको किसी अन्य भाषा का कीपैड याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें तो देखिए मिडल वाली लाइन, अगर मैं बात करूं मिडल वाली लाइन की, इसमें देखिए रक्त, काली जो एक देवी है वो रक्त चाटती हैं, तो याद करने का तरीका है रक्त चाट। और वहीं अगर मैं हिंदी के वर्णों को अगर मैं वर्गीकरण करना चाहता हूं, तो आपने स्कूलिंग टाइम में पढ़ा होगा कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। तो का ख ग घ ता थ द ध च छ ज झ ट ठ ड ढ प फ भ भ य र ल व श स। अगर आप देखें तो यहां पर का है, शिफ्ट बटन को प्रेस करिए, ख, फिर गा, फिर घ, त थ द ध च छ ज झ ट ठ ड ढ प फ ब भ। वहीं पर आप ओ यानी छंगली उंगली से अगर आप प्रेस करते हैं, तो ओ औ ए ऐ अ आ इ ई उ ऊ। तो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इस कीबोर्ड को तैयार किया गया है। और आप केवल हिंदी सीख लीजिए, आप अपने किसी दूसरे साथी को उसकी भाषा में आप वह मैसेज भेज सकते हैं। अब बात आती है कि हो सकता है कि आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती हो, आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती हो, तो उसके लिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूं। यह एक वेबसाइट है speechnotes.co.dictate। आपको टाइपिंग नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, आप इस वेबसाइट पर जाइए और इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप अपनी मनपसंद की भाषा में टाइप करिए। जैसे कि मेरे एक साथी हैं जिनको मैं कुछ मैसेज भेजना चाहता हूं, और वो तमिल में है, मतलब उनको तमिल समझ में आती है और कोई अन्य भाषा समझ में नहीं आती। तो देखिए मैं बोलूंगा हिंदी में और टाइप होगा तमिल में। आदरणीय अतिथिगण, महानुभावों और सभी उपस्थित जनों को मेरा सादर नमस्कार। आज हमारे बीच दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने वाली है, सोशल मीडिया और बीएसएनएल, तथा सोशल मीडिया और राजभाषा हिंदी। उन दोनों विषयों का हमारे विशेष जीवन में विशेष महत्व है। सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। यहां मैंने हिंदी में बोला है और ये तमिल भाषा में कन्वर्ट हुआ है। ये देखिए मैंने तमिल से हिंदी में किया है, तो ये बहुत कुछ हिंदी में उसी ढंग से। फर्क क्यों आ रहा है, थाई भोग तमिल आधारित अतमन, ये मैंने बोला था। और
ये मेरा शुरू के शब्द है, इनको आप अगर हटा दें। सुधार आज मेरे बीच तो मैं हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत इस मामले को पढ़ें। BSN दत्त, सोशल मीडिया व राजभाषा, हिंदी 1 टू मैटर, विशेष जीवन में विशेष शोध। आप यहाँ देख रहे हैं कि यह जो थोड़ा सा फर्क आ रहा है, यह फर्क केवल इसलिए आ रहा है क्योंकि हम कह रहे हैं, लेकिन तमिल भाषा में हमको हम नहीं कुछ और कहते हैं। लेकिन वह मेरे इस मैसेज से कुछ समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसा ही नहीं है, आप अगर गुजराती में, मराठी में टाइप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं बोलूंगा हिंदी में। आदरणीय अतिथिगण, महानुभावों और सभी उपस्थित जनों को मेरा सादर नमस्कार। आज हमारे बीच 2 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने वाली है। देखिए, ये मराठी में टाइप है। आज आणी अति गहन महानुभाव और सभी उपस्थित जनों को मेरा सादर नमस्कार। आज हमारे बीच 2 महत्वपूर्ण विषयों विषयवार चर्चा होने वाली। तो ये मेरा डेमोन्स्ट्रेशन था। और अगर मैं हिंदी में टाइप करना चाहता हूं तो मंगल की पैड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये इनबिल्ट होता है। इस तरीके से आप टाइप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के सत्र में बस इतना ही। किन्हीं सज्जन को अगर कुछ पूछना है किसी भी विषय पर, तो कृपया अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी जिज्ञासा प्रश्न पूछकर समाप्त करें। धन्यवाद। Power on. Power on. मैडम, आज का जो टॉपिक था वो मैं ले चुका हूं। द्रौपदी मैडम से मेरा अनुरोध है कि वह, मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मेरी आवाज अब सुन पा रहे हैं सर? हाँ मैडम, अब आ रही है। जी सर। तो मैं अनेक अनेक धन्यवाद कहना चाहूंगी सर आज की कार्यशाला के लिए। अनेक अनेक धन्यवाद आज की कार्यशाला के लिए आदरणीय श्री नीरज गुप्ता सर को। न सिर्फ हम लोग जुड़े, बल्कि जो हमारे कनिष्ठ राजभाषा अधिकारी ग्रुप का जो पहला बैच था उससे कई साथी लोग जुड़े हैं, उनका भी मैं अनेक अनेक आभार मानती हूँ। क्योंकि ये सिर्फ लोग नहीं है, वो पूरे के पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उन लोगों ने, अगर आपको सुना है, वो अपने से जुड़े हुए कई कई सारे लोगों को ये चीज बता पाएंगे। हम भले ही अभी संख्या में कम दिख रहे हो, लेकिन हमसे जुड़े हुए कितने ही लोग हैं जिन तक आपकी बात पहुंचेगी। तो निश्चित तौर से आपसे, आपकी जो ये साझा की हुई जानकारी है उसका हम सबको और उन सबको भी लाभ प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से अपने BA कार्यालय की ओर से श्री नीरज गुप्ता जी का अभिनंदन करना चाहूंगी, हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी। और हमारा जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तो सर का मैं प्रॉपर परिचय नहीं करवा पाई क्योंकि उस समय हमारी लाइट चली गई थी। तो मैं एक बार नीरज सर के बारे में छोटा सा इंट्रो पढ़ना चाहूंगी
कि नीरज सर जो है बहुत ही प्रतिभाशाली विशेषज्ञ व्यक्ति हैं और एलटीटीसी में जेटीओ के रूप में कार्यरत हैं। उनकी विशेषता जो है ना साइबर सिक्योरिटी है और हिंदी ही उनकी विशेषता है। उन्होंने बीएसएनएल के लिए एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल भी विकसित किया है जो शिक्षा को और अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। नीरज सर के पास कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री है जो उनकी शैक्षिक योग्यता को भी दर्शाता है। वे हिंदी में वर्कशॉप जो है उनमें सक्रिय रूप से भाग लेते रहते हैं और खुद भी वर्कशॉप जो है व्याख्याता के रूप में जाते रहते हैं, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर भी वे एक एक्सपर्ट के रूप में यहाँ पर शामिल हुए। उनका मुख्य उद्देश्य आईटी टूल्स का उपयोग हिंदी भाषा के विकास और समृद्धि के लिए आईटी टूल्स का उपयोग के बारे में बताना है, लोगों को जागरूक करना है। और नीरज सर की जो कुछ उपलब्धियां हैं, योगदान है, वो है बीएसएनएल के लिए ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल का विकास, साइबर सुरक्षा में विशेषज्ञता, हिंदी भाषा के प्रचार और विकास में योगदान, हिंदी वर्कशॉप में सक्रिय भागीदारी, शिक्षा और प्रशिक्षण में आईटी टूल्स का उपयोग। तो सर आगे भी आपका जो है एज ए रिसोर्स पर्सन हमें सहयोग मिलता रहेगा, इसकी आशा के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बीए भोपाल की ओर से, बीए भोपाल कार्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको और उन सभी श्रोताओं को, ऑडियंस को जो आज इस कार्यशाला में हमसे जुड़े। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कार्यशाला का जो लाभ है हम सभी को जरूर जरूर मिलेगा। अनेक अनेक इस सत्र में मुझे कुछ चेंजेस करने पड़े थे कि मैंने जो कुछ प्रैक्टिकल्स डेमोन्स्ट्रेशन तैयार किए थे वो जिस पीसी पर किए थे वो क्रैश कर गया। इस वजह से मैं प्रैक्टिकल्स बहुत कम दिखा पाया और मैं एक प्लेटफॉर्म अभी जल्दी ही तैयार कर लूंगा जिसका मुख्य उद्देश्य होगा भाषा, यानी कि इस भारत देश की सभी भाषाओं का समागम। और मुख्य उद्देश्य उसका ये है कि दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीयों के साथ पश्चिम भारतीय पूर्वी भारतीयों, यानी कि एक विशेष राज्य के लोग सभी अन्य राज्यों के साथ सरलता से अपने विचार अपने पेश कर सके, अपनी जानकारियां अपनी संस्कृति के बारे में दूसरों को बता सकें ताकि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। धन्यवाद। थैंक यू, अनेक अनेक धन्यवाद सर। और विदा, और बहुत जल्दी हम अगली कार्यशाला में फिर एक बार मिलेंगे। सभी के सभी धन्यवाद। बिल्कुल।